हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, पोषण के इस क्लास में हम पार्ट 1 पार्ट 2 को डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने जाना कि पोषण क्या है, हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, पोषण के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पार्ट सेकंड में हमने डिस्कस किया विटामिन्स के बारे में, सभी प्रकार के विटामिन्स, उनके रासायनिक नाम और उनका स्रोत क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो चलिए, आज हम पोषण का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आई होप कि आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हम पढ़ेंगे कि यह कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से CHO, इसका जो अनुपात है कि यह किस अनुपात में मिलकर के बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन के एक अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में कौन कौन सी चीज़ें सहायक होती हैं। तो इसके लिए सहायक होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं। तो हाइड्रोजन का जो अनुपात है वह 2 है, बाकी आपका कार्बन और ऑक्सीजन 1-1 के अनुपात में होता है। तो इनसे मिलकर के किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट देखेंगे, सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट में CHO H2O होता है। देखिए, CHO यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ H2O यानी कि जल भी मिला हुआ होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है कि दैनिक आवश्यकता, इसकी दैनिक आवश्यकता कितनी होती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, इसकी एक सामान्य व्यक्ति को जो दैनिक आवश्यकता होती वह होती है 400 से 500 ग्राम। 400 से 500 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है वह एक स्वस्थ मनुष्य या कह सकते हैं एक सामान्य व्यक्ति के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है। दैनिक ऊर्जा का 60% स्रोत यह है। देखिए, जो हमें दैनिक ऊर्जा प्राप्त होती है पूरे दिन वर्क करने के लिए, उसका लगभग 60% अकेले हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट देखेंगे, अगला कह रहा है संचय यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है इसका संचय कहाँ पर होता है, मतलब ये कहाँ पर संग्रहित होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे यकृत में जो है संग्रहित हो जाता है। और किस रूप में होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट के नहीं बल्कि ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। तो अगर एक बार मैं बताऊं कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसकी दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 400 से 500 ग्राम होनी चाहिए। इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट किन किन अणुओं से मिलकर के बना है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर के बना हुआ है। हमें दैनिक ऊर्जा का लगभग 60% अकेले कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे यकृत में जो है संचय होता है किस रूप में, तो ग्लाइकोजन के रूप में। इतने क्वेश्चन हमारे कन्फर्म हो गए हैं। अब हम देखेंगे इसके स्रोत क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त हो सकता है। तो मक्का इसका मुख्य स्रोत है, चावल, आलू, मीठे फल, दुग्ध पदार्थ, गन्ना, चुकंदर, शहद, अंगूर। अगर एक बार में कहा जाए तो वह सभी लगभग मीठे पदार्थ, इसके साथ साथ वो सभी पदार्थ जिनमें एक आपका माड़ टाइप में पाया जाता है। जैसे आलू को आप काट के रख देंगे पानी में काफ़ी देर के लिए, तो उसके नीचे एक सफ़ेद सफ़ेद लिक्विड जैसा जमा हो जाएगा, वही होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ये सभी चीज़ें जैसे आपका अरबी यानी कि घुइयाँ है, चावल है, मक्का है, मीठे फल हैं, इन सभी में इसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ये मधुमेह के रोगी के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होती है। नेक्स्ट देखेंगे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि आप 1 ग्राम जो है क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो आपको कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, 4.2 कैलोरी। नेक्स्ट देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या हो जाता है। अगर आप जो है एक मात्रा से अधिक कार्बोहाइड्रेट का यूज कर रहे हैं तो मधुमेह रोग या मोटापा होने की संभावना हो जाती है। इसमें मोस्टली देखने को मिलता है कि कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन करने के कारण लोगों में मधुमेह रोग हो जाता है। तो मधुमेह के रोगी को अगर जो सबसे ज़्यादा चीज़ें मना की जाती हैं वो कार्बोहाइड्रेट युक्त चीज़ों को जो है सेवन करने से मना किया जाता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट को बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं, यानी कि उसकी आवश्यकता से कम उसे उपयोग कर रहे हैं, तो आपका वजन कम हो सकता है और कमजोरी भी महसूस हो सकती है। तो ये बात हुई कार्बोहाइड्रेट के बारे में।
कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है और इसकी दैनिक मात्रा क्या है, इसके स्रोत क्या हैं, और ये हमारे शरीर में अधिक हो जाएगा तो डायबिटीज और कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा वजन कम होगा और हमें थकान का अनुभव होगा। अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है। देखिए, अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो यकीन मानिए आपका कार्बोहाइड्रेट बहुत ही अच्छी तरीके से कन्फर्म हो जाएगा। और ये पाचन संबंधी जो आपका एक लॉन्ग टॉपिक है, इवन आपका सबसे बड़ा टॉपिक पाचन संबंधित है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो है कवर अप कर ली जाती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं, यह 3 प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मोनोसैकेराइड। पहले प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड। दूसरा होता है डाइसैकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। देखिए, ये प्रश्न आपसे आसानी से पूछ लिए जाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट का निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है। 3 आपको दे दिए जाएंगे, एक अन्यथा विकल्प होगा, तो आपको तीनों ही अच्छे से पता होने चाहिए, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब जो मोनोसैकेराइड है वह किन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है, तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज या जो आपका मोनोसैकेराइड है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो मोनोसैकेराइड में आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज पाया जाता है। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से वो शुगर आते हैं, तो ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है और ग्लैक्टोज आता है। फिर आता है डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड के अंतर्गत आता है लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। देखिए, इस सभी प्रकार की आपकी शर्करा है, ये भी आपके शर्करा के अंतर्गत आता है और ये भी आपका शर्करा के अंतर्गत आता है। लेकिन मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज आता है, जबकि डाइसैकेराइड में लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज आता है। नेक्स्ट देखेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन आता है। पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत क्या आता है, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन से, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में 3 प्रकार के जो है शर्करा आती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। डाइसैकेराइड में भी 3 तरीके की, लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। और पॉलीसैकेराइड में भी 3 तरीके की, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो चलते हैं नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। अगला टॉपिक दे रहे हैं कि मोनोसैकेराइड्स। अब मोनोसैकेराइड में क्या क्या है, तो इसे अंगूर की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। मोनोसैकेराइड को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे अंगूर की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्लड शुगर के लिए उत्तरदायी होती है। इसे डेक्सट्रोज के नाम से भी जाना जाता है। और एक कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या है, ग्लूकोज। मोनोसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट है, इसकी इकाई क्या होती है, ग्लूकोज होती है। इसके साथ साथ इसे कोशिकीय ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज को किस नाम से जाना जाता है, कोशिकीय ईंधन के नाम से जाना जाता है। और रक्त में जो इसकी मात्रा होती है, यह प्रति 100 ml पर 80 मिलीग्राम जो है आपका क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट, आपकी जो शर्करा है वह है फ्रक्टोज। हमने किसके बारे में पढ़ लिया है, ग्लूकोज के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं फ्रक्टोज के बारे में। तो फ्रक्टोज जो कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली मीठी जो है शर्करा है, ये प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है। किसके द्वारा प्राप्त होती है, प्रकृति के द्वारा। फलों व शहद में मीठेपन का कारण होती है। फ्रक्टोज आपकी मुख्य रूप से कहाँ से पाई जाती है, तो शहद में पाई जाती है। इसके साथ साथ सभी मीठे फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, फ्रक्टोज। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक शर्करा है, तो कौन सी होगी, फ्रक्टोज होगी। इसे फल शर्करा या हनी शुगर के नाम से भी जानते हैं। यह कृत्रिम शहद में सिरप, चॉकलेट, टॉफ़ी इत्यादि में मिलाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला दिया गया है डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड की जो संरचना है वह किस प्रकार हुई है, तो C12H22O11 प्लस H2O। इसके बाद आपका क्या होगा, इस अभिक्रिया के बाद C6H12O6, ये काहे का फॉर्मूला है, तो ये आपका बन चुका है ग्लूकोज। ये क्या बन चुका है, ग्लूकोज बन चुका है, प्लस C6H12O6। तो इस प्रकार आपके कुछ डाइसैकेराइड की संरचना होती है। तो जो लैक्टोज नामक आपकी शर्करा है, यह दूध में मीठेपन का कारण होती है। जो दूध मीठा होता है वह किस शर्करा के कारण होता है, तो लैक्टोज शर्करा के कारण। इसके साथ साथ इसे मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है। जो लैक्टोज है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु लैक्टोज
को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है तो दूध से दही बनता है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि दूध से दही बनाने वाला जीवाणु कौन सा है, तो लैक्टोबैसिलस। ये किस में पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है। लैक्टोज नामक अम्ल होता है जो कि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के द्वारा दूध को दही में बदल देता है। नेक्स्ट देखेंगे पाश्चुरीकरण की क्रिया। पाश्चुरीकरण की क्रिया कैसे होती है, जिससे दूध को सुरक्षित रखा जाता है। तो जो भी पैकेट वाला दूध हम लोग यूज करते हैं वो एक्चुअल जो है रियल दूध ही होता है, लेकिन उसे पाश्चुरीकरण के द्वारा काफ़ी समय तक हम अच्छा रख सकते हैं। तो किस प्रकार ये क्रिया होती है, यानी कि 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि 30 मिनट तक दूध को गर्म किया जाए और तुरंत ठंडा कर दिया जाए। देखिए ऐसा नहीं होता पाश्चुरीकरण में कि आपने गर्म किया और धीरे धीरे उसे ठंडा कर रहे हैं। पाश्चुरीकरण का मतलब होता है कि निश्चित तापमान पर किसी चीज़ को गर्म करना और गर्म करने के बाद तुरंत ही उसे ठंडा कर देना। तो ये आपके पाश्चुरीकरण की क्रिया कहलाती है। तो पाश्चुरीकरण की क्रिया में 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और फिर तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट में ठंडा करना होता है। अब हम देखेंगे दूध से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जैसे दूध का जो सफ़ेद रंग है वह किस कारण होता है। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि दूध के सफ़ेद रंग का क्या कारण है। तो दूध का जो सफ़ेद रंग है वह केसीन प्रोटीन के कारण होता है। या दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगर दूध पीले रंग का है तो उसमें फास्फोरस और कैरोटीन नामक जो प्रोटीन है वह पाया जाता है। तो याद रखेंगे कि दूध का जो है पीलापन किस कारण होता है, तो फास्फोरस और कैरोटीन के कारण। और सफ़ेद रंग किस कारण होता है, तो केसीन प्रोटीन के कारण। दूध में मीठापन किस कारण होता है, तो अभी अभी हमने पढ़ा था लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है दूध में, जिस कारण दूध मीठा हो जाता है। दूध में कभी कभी कड़वाहट आ जाती है, ये क्यों होता है, तो उसमें कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध कड़वा लगने लगता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान होता है 6.4, 6.4 दूध का पीएच मान होता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रक्त का पीएच मान क्या होता है, रक्त का पीएच मान क्या होता है। नेक्स्ट है दूध का खट्टापन क्यों होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध में खट्टापन आ जाता है। देखिए लैक्टिक अम्ल और लैक्टोज में अंतर है, यहाँ पर समझ लीजिएगा। मीठापन लैक्टोज के कारण होता है, जबकि दूध से जब दही बनने की प्रक्रिया होती है वह खट्टापन आता है लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट देखेंगे दूध से दही बनाने के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है, तो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। नेक्स्ट देखेंगे कि दूध में कितने परसेंट जल होता है, तो 87.7% जो दूध में जल पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट इसमें कितना होता है, तो 4.9% दूध में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। यानी कि अगर आप दूध का सेवन कर रहे हैं तो आप 4.9% तक कार्बोहाइड्रेट प्राप्त कर सकते हैं। दूध में लगभग सभी प्रकार के विटामिन, प्रोटीन इत्यादि चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त हो जाता है और इसके साथ साथ इसमें जो वसा है यह 3.4% प्राप्त होती है। प्रोटीन का स्तर इसमें 3.3% होता है और खनिज इसमें 0.7% पाए जाते हैं। यानी कि अगर आप दूध का सेवन कर रहे हैं तो आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट की भी पर्याप्त मात्रा पहुंच जाएगी, वसा की भी और प्रोटीन की भी और खनिज की भी। लेकिन दूध में सिर्फ एक विटामिन नहीं पाया जाता जिसका नाम है विटामिन सी। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह किस में पाया जाता है, तो खट्टे पदार्थों में यह पाया जाता है। इसके अलावा दूध में सभी प्रकार के विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण इत्यादि चीज़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे सुक्रोज। हमने शर्करा के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डाइसैकेराइड में कौन कौन सी शर्कराएं पढ़ी थी, तो लैक्टोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में हम पढ़ेंगे। सुक्रोज जो है ये गन्ना या चुकंदर से प्राप्त होता है। सुक्रोज हमें कहाँ से प्राप्त होती है, वसा गन्ना या चुकंदर के द्वारा प्राप्त होती है। यह किसके जो है मिलने से प्राप्त होती है, किसके निर्माण से सुक्रोज बनता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज का निर्माण होता है। एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का मिलता है, जिससे सुक्रोज शर्करा का निर्माण होता है। इसे इन्वर्ट शुगर या टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं, तो इन्वर्ट शुगर या टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। सुक्रोज सिरका बनाने में प्रयोग किया जाता है। सुक्रोज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सिरका बनाने में। इसे एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु के द्वारा ही सिरका जो है निर्मित होता है। नेक्स्ट देखेंगे इससे अल्कोहल भी बनाया जाता है। जो आपकी बियर वगैरह होती हैं वो किससे बनती हैं, तो सुक्रोज शर्करा ही उसमें प्रयोग की जाती है। इससे अल्कोहल का भी निर्माण किया जाता है। इससे सैक्रोमाइसीज सेरिबैक्टीरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे
माल्टोज। अब माल्टोज नामक शर्करा के बारे में पढ़ेंगे। तो माल्टोज का निर्माण किससे होता है? तो ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज शर्करा का निर्माण होता है। इसके साथ साथ यह शर्करा जौ की शर्करा भी कहलाती है, क्योंकि यह अनाज से प्राप्त होती है। माल्टोज नामक शर्करा का मुख्य स्रोत क्या है? तो अनाज से। अनाजों में जो मीठापन होता है वह माल्टोज के कारण ही पाया जाता है। फलों में जो मीठापन होता है वह किस कारण पाया जाता है? फ्रक्टोज के कारण पाया जाता है। इसके साथ अल्कोहल में मिठास के लिए या अल्कोहल को बनाने के लिए, सिरके को बनाने के लिए, जितने भी एसिड वाली चीज़ें उनको बनाने के लिए किस शर्करा का प्रयोग करते हैं? तो सुक्रोज शर्करा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अल्कोहल यानी कि बियर में जो माल्टोज है उसका परसेंटेज होता है 7.8%, और विस्की में 42.7%, वोडका में 45% और रम में 55% जो है माल्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीसेकेराइड 3 प्रकार का होता है। पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आता है सेलुलोज, स्टार्च। पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत भी 3 प्रकार की शर्करा आती हैं, जैसे सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो सेलुलोज में क्या क्या होता है? प्राकृतिक रेशा है। सेलुलोज क्या है? एक प्राकृतिक रेशा है, सूती कपड़ों का मुख्य घटक है। यह मानव में अनुपस्थित है। यह वनस्पतियों में ही होती है। सेलुलोज एंजाइम के अभाव में हम इसका पाचन नहीं कर पाते हैं। जो सेलुलोज नामक जो कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आता है सेलुलोज, ये किस में पाया जाता है? तो ये एक प्राकृतिक रेशा है जिसका पाचन मनुष्य नहीं कर पाता है। नेक्स्ट देखेंगे स्टार्च। यह जटिल कार्बोहाइड्रेट है। यह वनस्पतियों में सर्वाधिक मात्रा में रहता है। इसे कैप्सूल के आवरण का निर्माण किया जाता है जो कि स्टार्च से बना होता है। अनाजों में 60 से 75% तक पाया जाता है और यह लार में भी उपस्थित होता है। और स्टार्च का जो पाचन है वह मनुष्य कर पाता है, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा जटिल होता है, इसलिए इसे हम सीधा नहीं लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ग्लाइकोजन के बारे में। यह केवल जंतुओं में होती है। इसका संचय यकृत व मांसपेशियों में होता है। आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकोज में बदलकर ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लाइकोजन किन में पाया जाता है? तो केवल जंतुओं में ही पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पेक्टिन के बारे में। पेक्टिन के बारे में बताया गया है फलों के गुदा में अनाजों में पाया जाने वाला कौन सा जो है पदार्थ है वह है पेक्टिन। यह शलजम में पेक्टिन पाई जाती है। शलजम में क्या पाया जाता है? पेक्टिन नामक जो शर्करा है वो पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे सैकरीन। अब सैकरीन भी आपकी जो है एक प्रकार की शुगर ही होती है, लेकिन इसे कौन से लोग यूज करते हैं? तो मधुमेह रोगी इस सैकरीन का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये जो है ग्लूकोज के स्तर को नहीं बढ़ाती है। तो ये थे कुछ कार्बोहाइड्रेट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते थे वह सब आपको करा दिए गए हैं एक ही वीडियो में। इतने कम समय में इतना ज़्यादा मैटर दे दिया गया है कि आप इसे 1 2 3 बार तब तक रिवाइज करके देखिए जब तक आप अच्छे से ना समझ जाएं। और अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो एक बार फिर से हम रिकॉल करेंगे कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व मिले होते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन सी जो है चीज़ें आती हैं? तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। डाइसेकेराइड में क्या क्या आता है? लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। पॉलीसेकेराइड में क्या आता है? तो सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। और इन सभी के बारे में हम डिटेलिंग से कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए, पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।